आइए मुकुल, आ गए, आते ही रहना है। बिल्कुल। बड़ी करके आंखों में सीधा देखा। हाँ ऐसे देखता हूँ ना। हाँ तो यहाँ से थोड़ा दिखता है। हाँ, आपका जो देखने का दायरा है ना, वो अब आप ज्यादा कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इस में ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें फायदे ज्यादा, इसमें दिखता है ना। उसमें ना आपके कंपाउंड नंबर है, 2 नंबर मिला के चश्मे का शीशा बनता है, तो जो सिलेंडर है ना वो थोड़ा सा रोकता है आपके उसको, पर कोई बात नहीं। अब इसमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, इनके चश्मे अगर हम सेफ्टी से देखें कि ये टकरा ना जाए या टूट ना जाए तो ऐसा बनना चाहिए। एक्चुअल में इनका चश्मा विद नोज पैड बनना चाहिए, और कोई ऐसा ढूंढे जिसमें हाफ फ्रेम हो, बेशक सॉलिड भी हो जाए और नोज पैड हो। ये अगर शीशे के पेरिफेरी से देखते हैं ना तो और नुकसान होता है फील्ड ऑफ विजन का। ठीक है, सो आपका जो फ्रेम होना है ना वो मेरे जैसा होना चाहिए, जिसमें एडजस्टेबल होता है, नाक के हिसाब से उसको ऊपर कर लो। अब आप क्या कर रहे हो, जब पहन लेते हो ना, नाक तो ऐसा ही है और वही फिक्स है फ्रेम, तो आप शीशे के ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं, मतलब वही सामने पड़ेगा तो उसी से देखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, ये तो खाली हो गया ना। जबकि अगर इसकी लेवल थोड़ा ऊपर होता है ना, अब इसमें तो हम अच्छे से नहीं बता सकते, लेकिन अगर यहाँ होता ये तो फ्रेम फील्ड ऑफ विजन को ना रोकता। ठीक है, तो ये हर आर्मी पेशेंट को बताना है। और इनके लिए बड़ा फ्रेम, इनके फ्रेम कभी छोटे नहीं होने, चाहे हाई नंबर है कुछ भी है, मोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने फ्रेम छोटा कर दिया तो और क्योरसी से ही ओपन होता क्या है इसमें ना फायदा, हम आपको उस पे भी चार्ट पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फील्ड चार्टिंग के लिए कागज पे तो मैं लिखूंगा कि उसको हम रखें और कंपेयर करें। ठीक है, क्योरसी टोटल कितना किया आपने? आपने लोग बताया लास्ट मंथ नहीं कर पाया। हाँ, सिस्टम के लिए हाँ वो कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिखे सिस्टम पे इनका ऐड 1 करोगे ना, रिड्यूस माइनस, वो इनका 8 मंथ्स का हुआ है क्योरसी। ठीक है, आरपी में 9 मंथ हमने कहा था, बाकी देखना 1 मंथ का कैसे करना है। और आजकल वो VR ग्लासेस आ गए हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट के लिए होते हैं, इसको हम करते रहेंगे। आपके केस में ना सीधा सीधा विजन बहुत अच्छा है, चार्ट की लाइनें पढ़ने वाला, सिर्फ विड्थ को कवर करना है, तो इसी में बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और पैसे जोड़ना शुरू कर दो। स्टेम सेल थेरेपी आपको काम आएगी बहुत, जिनकी रोशनी सीधी सीधी वाली बची हुई है। आप चार्ट पे देखते हो ना, पढ़ाते हैं आपको 3 4 5 लाइनें पढ़ लेते हैं, 6 12 6 ऐसा आता है। हाँ देखो, नैनोस्कोप वाली जो है ना वो तो जब जीन थेरेपी आएगी ना तो वो थोड़ी महंगी भी होगी और उसमें टाइम है। स्टेम सेल थेरेपी आपके लिए सस्ती भी और अवेलेबल भी है, चलो महंगी तो जब आएगी तब आएगी। ठीक है, सो ये प्लान कर सकते हैं अगले 3 to 6 मंथ्स में, जब हमें लगेगा ऑप्टिमम टाइम आ गया है तो स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेफर करेंगे। जैसे अभी एंड चल रहा है, हाँ तो मार्च 25 के आसपास समझो, आज से 5-6 महीने बाद, तब तक आप पैसे जोड़ लो, उसमें 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होता है। इंजेक्शन लगता है, सेफ होता है, कोई इन्हीं में फायदा होता है ज्यादा। और उससे पहले तो फिर वो उसको तो वैसे ही वो प्रूव करेंगे ना, पहले बिल्कुल कराने से पहले टेस्ट होंगे, कितना चौड़ाई दिखती है, कितना वो है। जब इंजेक्शन एक लग जाएगा, फिर महीने बाद दूसरा लग जाएगा, तो उसके 2 महीने बाद फिर वो टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो आएगा उसे मानेंगे कि देखने की चौड़ाई फील्ड कितनी बड़ी है।
तभी तो बोल रहा हूँ सिस्टम के लिए अभी सिस्टम के लिए तो अभी पहले चश्मा का नंबर में मैनिपुलेशन से हो जाएगा, ठीक है। हाँ है 2 महीने का। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। तो उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रीडिंग के लिए इनको नंबर दो तो भी हाँ निकलेगा समाधान, मन खुश करने वाला भी निकलेगा। तो वो तो सही है, 2 भाई है, दोनों की ये प्रॉब्लम है। बस आप उसको सही माता पिता की। हाँ 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 बिल्कुल, दोनों में से अगर एक भी सही हो। तुम्हारी शादी हुई? नहीं बड़ा भाई बैठा है। शादी तो पर ऐसी लड़की से नहीं करना, अपना दोनों का जेनेटिक वो करा लेना, ताकि ये ना हो उनमें भी हो आगे बच्चों में। सिर्फ तुम्हें होगा तो करीब 25% चांस होगा, दोनों को होगा तो फिर वो दोनों भाइयों को होने वाला है ना। तो हमारे किसी के नहीं, दादाजी भी 80 साल के हैं। नहीं, एक तो होती है बीमारी वाला मरीज, 2 जीन्स मिल गई, तो जिनकी एक जीन होगी ना उनको बीमारी नहीं होगी, लेकिन अपने बच्चों को दे सकते हैं अगर उनकी पत्नी को भी हो। पति पत्नी दोनों को नहीं, लेकिन दोनों ने एक एक जीन दे दी, क्योंकि उनका एक एक थी, बच्चे में दोनों आ गई, आरपी वाली हो गया आरपी, तो उनको बोलते हैं कैरियर, ठीक है ना। तो माँ बाप कैरियर होंगे तभी तो बच्चों में आ सकता है, वरना तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। और फिर वो तो क्या कराते टेस्ट जब सिम्टम ही नहीं थे कोई उनके, लेकिन आपको तो है पता है आरपी है, तो आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं होनी चाहिए जो या तो पेशेंट हो और कैरियर भी ना हो, नहीं तो बच्चों में फिर अगली जनरेशन भुगतेगी। आपको पता है इसका भुगतने का क्या मतलब है, ठीक है। और मुझे नहीं पता आपके समाज में ऐसे कैसे चलता है। आमतौर पे ऐसी बीमारी वाले लोगों को ये करना चाहिए कि उन्हें अनाथ आश्रम से कोई स्वस्थ बच्चा ले लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी से भी शादी करेंगे तो भी आपके बच्चों में ये आने के चांस हो जाएंगे, और शायद आप तो कभी नहीं चाहोगे कि कोई जिंदगी में ये बीमारी भुगते, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग में हम लोग ये बात करते हैं आमतौर पे कि ऐसे बीमारी वालों को अनाथ आश्रम से या रिश्तेदारी से ऐसा बच्चा लेना चाहिए जो स्वस्थ रहेगा और सेवा भी करे, है ना। बच्चा भी अगर इस बीमारी के साथ हुआ तो वो भी फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अरे देर आए दुरुस्त आए, कहाँ देर आए नहीं, कोई देर से नहीं आए, ठीक है। अभी ये सब ना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में अभी अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, पर डॉक्टरों का फर्ज था कि विटामिन ए देते रहते प्रॉपर डोज में। ये जो उदासीनता है ना इस बीमारी के बारे में, इसको भरना है हमने अपनी उससे एनर्जी से।